हेलो एवरीवन, मैं शिवराज ऐसा नर्सिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज अपन सेल टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए सेल के जो तीसरा पार्ट्स था न्यूक्लियस, उसके बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। इससे पहले की जो क्लास थी उसमें अपन ने सेल पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। सेल के दो पार्ट्स पढ़े थे, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। इन दोनों के बारे में प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किया था। उसी को कंटिन्यू करते हुए आज थर्ड पार्ट्स जो कि न्यूक्लियस है उसके बारे में आज अपन इस क्लास में डिस्कशन करेंगे। न्यूक्लियस के बारे में इस क्लास में अपन आज देखते हैं कि न्यूक्लियस क्या होता है, न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर क्या होती है और न्यूक्लियस के क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो इस क्लास में आज इसी के बारे में अपन डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं कि न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर कैसी होती है। न्यूक्लियस जो होता है ओवरऑल किस तरीके से होता है, उसके अंदर क्या क्या ऑर्गेनल्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। तो बोर्ड पे मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है न्यूक्लियस का। तो इस डायग्राम को पहले देखते हैं अपन कि ये डायग्राम में क्या क्या ऑर्गेनल्स दिए हुए हैं, क्या क्या स्ट्रक्चर शो की हुई है। तो देखते हैं, आइए। इसके अंदर एक राउंडेड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही है, जो आउटर में एक डबल फोल्ड मेम्ब्रेन दिखाई दे रही है। ये जो मेम्ब्रेन है ये डबल फोल्ड मेम्ब्रेन है, चारों तरफ कवरिंग है इस डबल फोल्ड मेम्ब्रेन की। इस मेम्ब्रेन को बोलते हैं अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो ये मेम्ब्रेन दिख रही है डबल लेयर्ड है, तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि डबल लेयर्ड होती है। आउटर मेम्ब्रेन ये होती है और इनर मेम्ब्रेन ये होती है। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है डबल लेयर्ड होती है। जिस तरीके से सेल के बारे में अपन ने देखा था कि सेल के आउटर भी एक मेम्ब्रेन होती है जिसको सेल मेम्ब्रेन कहते हैं, सेम उसी टाइप से न्यूक्लियस के चारों ओर भी एक मेम्ब्रेन होती है, एक एनवेलोप होता है, एक कवरिंग होती है जिसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलते हैं। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है डबल लेयर्ड होती है। अपन ने जब सेल पढ़ा था तो इस तरीके से देखा था सेल की स्ट्रक्चर। फिर उसके बाद में अपन ने देखा था न्यूक्लियस। फिर उसके बाद में अंदर एक और स्ट्रक्चर थी न्यूक्लियोलस। तो और अपन ने जो स्टार्टिंग में जहाँ से सेल की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं, अपन सेल के पार्ट्स पढ़ रहे हैं, तो अपन ने प्रीवियस क्लास के अंदर जो डिस्कशन कर लिया था वो ये था, सेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। सेल मेम्ब्रेन, सेकेंड साइटोप्लाज्म और थर्ड न्यूक्लियस। अपन ने ये चीज़ प्रीवियस क्लास में डिस्कशन की थी, सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म। अब इस थर्ड अपन जो अभी जो आज की क्लास में अपन डिस्कशन कर रहे हैं वो इस राउंडेड स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। यानी कि ये जो स्ट्रक्चर है न्यूक्लियस के अंदर जो प्रेजेंट है, सेल के अंदर जो प्रेजेंट है न्यूक्लियस, उसके बारे में आज अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो न्यूक्लियस की मैंने स्ट्रक्चर ये, और इसको ओपन करके मैंने यहाँ पे न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर बनाई है। तो जिस तरीके से सेल मेम्ब्रेन सेल के चारों ओर की कवरिंग होती है, सेम उसी तरीके से न्यूक्लियस के चारों ओर की जो मेम्ब्रेन होती है, जो कवरिंग होती है, जो कि डबल लेयर्ड होती है, उसी को अपन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। तो ये इस टाइप से दिखाई देती है, तो डबल लेयर्ड होती है, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, फिर उसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है। ये जो मैंने डॉट डॉट शो कर रखा है ये एक फ्लूइड है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। इस फ्लूइड को बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। यानी कि जिस तरीके से साइटोप्लाज्म था, ये अंदर सेल के अंदर साइटोप्लाज्म जो कि सेल के अंदर फील्ड था, सेम उसी तरीके से न्यूक्लियोप्लाज्म जो होता है न्यूक्लियस के अंदर, यहाँ इस तरीके जो न्यूक्लियस है इसके अंदर फिल किया हुआ है, जो फ्लूइड भरा हुआ है वो होता है न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियस के अंदर एक और स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको बोलते हैं, ये स्ट्रक्चर इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। इस स्ट्रक्चर को कहते हैं न्यूक्लियोलस। यानी न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है, तो उसको कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो ये स्ट्रक्चर जो अपन
पढ़ रहे हैं सेल के बारे में। ये 3 पार्ट्स थे, तो आज अपन न्यूक्लियस के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो ये न्यूक्लियस की जो आउटर कवरिंग है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, जो कि डबल लेयर्ड है। इसके अंदर एक फ्लूइड भरा होता है सेम साइटोप्लाज्म जैसे, उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, जो कि न्यूक्लियस के अंदर फील्ड होता है। फिर एक और न्यूक्लियस के अंदर एक और राउंडेड स्ट्रक्चर होती है जो कि न्यूक्लियोलस कहलाती है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। ये एक न्यूक्लियोप्लाज्म में थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, जो थ्रेड नुमा स्ट्रक्चर दिख रही है धागे के समान जो बनाया हुआ है, ये स्ट्रक्चर कहलाती है क्रोमेटिन। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमेटिन, यानी थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बिखरी हुई है, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं क्रोमेटिन। नेक्स्ट, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बीच में कुछ पोरस बने हुए हैं, ये जो गैप बना हुआ है, इन गैप्स को बोलते हैं न्यूक्लियर पोरस, इनको कहते हैं न्यूक्लियर पोरस। और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अटैच में एक स्ट्रक्चर यहाँ बनाई हुई है जिसके ऊपर राइबोसोम्स वगैरह प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं, अपन ने पहले पढ़ चुके हैं इसको, जब साइटोप्लाज्म पढ़ा था, जब सेल ऑर्गेनल्स पढ़े थे उसके अंदर स्ट्रक्चर पढ़ी थी अपन ने, ये ऑर्गेनल्स पढ़ा था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किससे अटैच होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो वो स्ट्रक्चर यहाँ बनाई हुई है। तो इस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से ही क्या अटैच होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो कि 2 टाइप पढ़े थे, एक स्मूथ और एक रफ। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जिसका अटैचमेंट किससे होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से। तो आइए इसको देखते हैं कि फर्स्ट जो अपने थर्ड पार्ट पढ़ रहे थे न्यूक्लियस, उसके बारे में देखते हैं कि न्यूक्लियस क्या था। ये न्यूक्लियस की ओवरऑल स्ट्रक्चर थी कि न्यूक्लियस कैसा होता है, उसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं और न्यूक्लियस के कौन से पार्ट होते हैं, ये अपन पढ़ेंगे, यही पढ़ रहे हैं। तो उसके अंदर न्यूक्लियस पढ़ते हैं कि न्यूक्लियस और ऑल ओवर न्यूक्लियस क्या होता है, इसकी डिस्कवरी भी की गई थी। जिस तरीके से सेल को डिस्कवर किया गया था, सेम उसी तरीके से न्यूक्लियस को भी डिस्कवर किया गया था। जो न्यूक्लियस को जो डिस्कवर करने वाले जो साइंटिस्ट थे उनका नाम था रॉबर्ट ब्राउन। तो न्यूक्लियस रॉबर्ट ब्राउन के ने डिस्कवर किया था। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी 1831 के अंदर। 1831 में रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा जो न्यूक्लियस है वो देखा गया था, इनके द्वारा डिस्कवर किया गया था फर्स्ट टाइम। न्यूक्लियस डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड कैरियन मीन्स मैनेजर। जो न्यूक्लियस वर्ड है वो एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना है जिसका नाम है कैरियन, यानी कि न्यूक्लियस जो है डिराइव्ड किया गया है फ्रॉम लैटिन वर्ड कैरियन, जिसका मतलब होता है मैनेजर। यानी कि न्यूक्लियस को आप कैरियन भी बोल सकते हो, जिसका मतलब होता है मैनेजर। मैनेजर मतलब मैनेज करने वाला, कंट्रोल करने वाला। जैसे मैनेजर सब सुनते हैं, जो कि ऑल ओवर मैनेज करता है। जहाँ भी कोई भी मैनेजर होता है, जैसे बैंक मैनेजर होता है, ऑल ओवर बैंक की एक्टिविटीज़ को, ऑल ओवर बैंक को मैनेज करता है। सेम उसी तरीके से जो न्यूक्लियस है वो भी क्या है, मैनेजर की तरह काम करता है, एक कंट्रोलर है एक तरीके से न्यूक्लियस। किसका, सेल का। इसलिए इसको ब्रेन ऑफ सेल भी बोलते हैं। न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। कंट्रोल ऑल द एक्टिविटीज़ ऑफ सेल। क्यों कहते हैं इसको ब्रेन ऑफ सेल, क्योंकि यह सभी सेल की एक्टिविटीज़ को, मेटाबॉलिक हुआ या अदर जितनी भी एक्टिविटीज़ है जो सेल करती है, उन एक्टिविटीज़ को ये क्या करता है, कंट्रोल करता है। तो इसी वजह से इसको ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। तो न्यूक्लियस को क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल, बिकॉज इट कंट्रोल्स द ऑल एक्टिविटीज़ ऑफ द सेल। सेल की सभी एक्टिविटीज़ को ये कंट्रोल करता है। इसको कंट्रोलर ऑफ द सेल भी कह सकते हो आप, कि सेल की एक्टिविटीज़ को जो कंट्रोल करता है वो कौन होता है, न्यूक्लियस। जिस तरीके से ब्रेन, जो अपना जो ह्यूमन बॉडी का जो ब्रेन होता है, जो कि सभी पार्ट्स की एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, सेम उसी तरीके से सेल की जो एक्टिविटी होता है उसको जो कंट्रोल करने वाला है वो कौन है, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है एक लार्जेस्ट ऑर्गन है, यानी कि लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स है। यानी कि सेल के अंदर जितने भी ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है उसमें सबसे लार्जेस्ट जो ऑर्गेनल्स है वो कौन सा है, न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स होता है। ये तो कंट्रोल करता है सभी एक्टिविटीज़ को, सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ होती है उसको कंट्रोल करता है। इट इज़ ऑलमोस्ट प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ सेल। इट इज़ ऑलमोस्ट प्रेजेंट सेंटर ऑफ द सेल। जो न्यूक्लियस जो होता है ये सेल के सेंटर में प्रेजेंट होता है, यानी कि लगभग ये जो सेल होती है उसके सेंटर में, केंद्र में प्रेजेंट होता है। पेरिफेरल ये प्रेजेंट होता नहीं है। पेरिफेरल से जो न्यूक्लियस होते हैं वो मोस्टली जो प्लांट सेल होती है उनमें प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन बॉडी सेल के अंदर मोस्टली जो न्यूक्लियस होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? सेल के सेंटर पे। इट इज़ लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल्स, जैसे कि मैंने बताया कि ये सबसे लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनल, जितने भी सेल ऑर्गेनल्स माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स, राइबोसोम, जितने भी अपन ने सेल ऑर्गेनल्स प्रीवियस क्लास में डिस्कशन किए थे, उन सेल ऑर्गेनल्स में सबसे लार्जेस्ट जो सेल ऑर्गेनल्स होता है वो न्यूक्लियस होता है। न्यूक्लियस इज डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। जिस तरीके से सेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया था, सेम उसी तरीके से न्यूक्लियस को भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सेल को किस पार्ट्स में डिवाइड किया गया था? सेल को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था। एक तो थी सेल मेम्ब्रेन, सेकंड था साइटोप्लाज्म और थर्ड था न्यूक्लियस, जो कि अपन पढ़ रहे हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस को भी अगेंस्ट 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं न्यूक्लियस के, देखते हैं इसके अंदर। फर्स्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो आउटर जो मेम्ब्रेन है, जो आउटर कवरिंग है सेल मेम्ब्रेन की तरह, उसको कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि डबल लेयर्ड होती है। तो फर्स्ट पार्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। सेकंड पार्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। सेम जैसे साइटोप्लाज्म था वैसे ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर भी या न्यूक्लियस के अंदर भी कुछ फ्लूइड फिल्ड होता है, उसको अपन न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। साइटोप्लाज्म की तरह ही न्यूक्लियोप्लाज्म होता है। तो सेकंड न्यूक्लियोप्लाज्म। थर्ड न्यूक्लियोलस। थर्ड है न्यूक्लियोलस। जो न्यूक्लियोलस जो होता है, ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर होती है न्यूक्लियस के अंदर, वो होता है न्यूक्लियोलस। जिस तरीके से न्यूक्लियस था सेम उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर भी एक न्यूक्लियस होता है जिसको न्यूक्लियोलस कहा जाता है, वो थर्ड पार्ट आता है। तो अपन इन तीनों पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म और थर्ड न्यूक्लियोलस। तो इनके अंदर जो भी स्ट्रक्चर होती है, क्या इनके फंक्शन होते हैं, वो अपन डिस्कशन करते हैं 1 by 1। ये आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब आता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन देखते हैं फर्स्ट, जो कि न्यूक्लियस का जो फर्स्ट पार्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो देखते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या होता है। इट इज़ डबल लेयर कवरिंग। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो आउटर कवरिंग होती है, इसको एनविलोप भी बोल सकते हो आप, न्यूक्लियर एनविलोप, जो कि न्यूक्लियस को चारों ओर से कवर किए हुए है। तो ये जो मेम्ब्रेन है डबल लेयर्ड होती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल लेयर, ये आउटर मेम्ब्रेन होती है, ये इनर होती है, यानी कि दो, ये होती है आउटर, ये होती है इनर मेम्ब्रेन। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है। इट सेपरेट द न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म। ये क्या करती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किसको सेपरेट करती है? जिस तरीके से सेल मेम्ब्रेन एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और इंट्रा सेलुलर फ्लूइड को सेपरेट कर रही थी, ये हो गया इंट्रा सेलुलर, ये हो गया एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, तो इसके बीच में जिस तरीके से ये एनवेलोप था या सेल मेम्ब्रेन थी, सेम उसी तरीके से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, ये न्यूक्लियोप्लाज्म जो अंदर भरा हुआ है, और इसके आउटर में क्या होगा, साइटोप्लाज्म आ जाएगा, सेल के बाहर ये वाला साइटोप्लाज्म। तो इनके बीच में इन दोनों फ्लूइड को अलग करती है, यानी कि ये क्या करती है, सेपरेट करती है न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म फ्लूइड को। एनविलोप ऑफ द न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियोप्लाज्म के चारों ओर ये क्या है, एक एनविलोप है, एक कवरिंग बनाए हुए हैं। जिस तरीके से ये फ्लूइड भरा हुआ है न्यूक्लियोप्लाज्म, इसके चारों ओर जिस तरीके से साइटोप्लाज्म के चारों ओर कवरिंग थी सेल मेम्ब्रेन की, ठीक उसी तरीके से न्यूक्लियोप्लाज्म जो भरा हुआ है इसके चारों ओर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवर किया हुआ है। तो ये एनविलोप है किसका, न्यूक्लियोप्लाज्म
प्लाज्म का। इट हैज़ पोर्स विच अलाउज द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल। इसके अंदर पोर्स होते हैं जो कि इसमें जो मटेरियल ट्रांसफर होता है उसको अलाउ करते हैं, यानी कि ये वाले न्यूक्लियर पोरस जिसको बोलते हैं न्यूक्लियर पोर। ये पोर के थ्रू क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन होता है। यहाँ से न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं एब्जॉर्ब होते हैं और टॉक्सिक सब्सटेंस जो होते हैं वो बाहर जाते हैं। जिस तरीके से सेल मेम्ब्रेन एक्ट कर रही थी सेम उसी तरीके से इसमें न्यूक्लियर पोर होते हैं इसके अंदर, वो जो कि क्या करते हैं, मूवमेंट करते हैं, यानी कि जो न्यूट्रिएंट होता है उसको एब्जॉर्ब करते हैं एंड टॉक्सिक सब्सटेंस जो हार्मफुल सब्सटेंस होते हैं, कंपोनेंट्स होते हैं, उसको ये रिमूव कर देते हैं। तो ये अलाउ करते हैं किसको, द ट्रांसफर ऑफ मटेरियल्स। कौन, ये न्यूक्लियर पोर्स। इनके थ्रू ही जो मटेरियल्स है, कंपोनेंट्स है, वो ट्रांसफर होते हैं। एब्जॉर्ब फ्रॉम न्यूट्रिएंट एंड रिमूव द टॉक्सिक सब्सटेंस, ये न्यूक्लियर पोर्स के थ्रू या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है इनमें पोर्स है, इसके थ्रू ही ट्रांसफर होता है इन एंड आउट दोनों तरफ से। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गिव एडिशन टू द ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ये क्या करती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, किसको एडिशन देती है, एडिशन मतलब किससे जुड़ी हुई है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो वो कौन सी सेल ऑर्गेनल्स है जिसको अपन ने पढ़ा था साइटोप्लाज्मिक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जैसे मैंने यहाँ बताया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अटैच टू द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अटैच में ही कौन सा होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इससे जुड़ी हुई होती है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो क्या कह रहा है ये, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन गिव एडिशन टू द ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से ये जुड़ी हुई होती है कौन, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो ये थी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। सेकंड जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद में सेकंड जो न्यूक्लियस का पार्ट है न्यूक्लियोप्लाज्म। इसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म जो कि सेल के अंदर प्रेजेंट है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म। इस न्यूक्लियोप्लाज्म जिस तरीके से साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल्स थे, दो पार्ट्स थे उसके अंदर भी, लिक्विड एंड सॉलिड, सेम उसी तरीके से न्यूक्लियस के अंदर भी दो पार्ट प्रेजेंट है। न्यूक्लियोप्लाज्म के जो फ्लूइड होता है न्यूक्लियोप्लाज्म, ये बना होता है लिक्विड एंड सॉलिड मटेरियल से, यानी कि लिक्विड भी होता है इसमें और सॉलिड भी होता है। जो लिक्विड पोर्शन है वो न्यूक्लियोसोल कहलाता है और जो सॉलिड पोर्शन है उसको बोलते हैं सेल ऑर्गेनल्स। जो सॉलिड पोर्शन है वो सेल ऑर्गेनल्स कहलाएगा। जिस तरीके से साइटोप्लाज्म के अंदर जो लिक्विड पोर्शन था साइटोसोल था, सेम उसी तरीके से यहाँ पे जो लिक्विड पोर्शन है इसको बोलते हैं न्यूक्लियोसोल्स। और जो सॉलिड मटेरियल है, यानी कि ये जिस तरीके से थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर दिख रही है, ये एक तरीके से सेल ऑर्गेनल्स हो जाता है। तो ये सॉलिड पोर्शन है तो इसको बोलते हैं न्यूक्लियस ऑर्गेनल्स, जो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है। तो इसके अंदर सेल ऑर्गेनल्स में अपन देखते हैं, एक चीज़ देखो, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है और एक साइटोप्लाज्म है, दोनों को मिलाकर अपन कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। एक होता है प्रोटोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म होता है। न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटोप्लाज्म न्यूक्लियोप्लाज्म प्लस साइटोप्लाज्म, यानी कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट फ्लूइड और सेल के न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट फ्लूइड और सेल के अंदर प्रेजेंट फ्लूइड साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट, दोनों को मिलाकर क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म भी आप कह सकते हो। और अलग अलग देखिए तो सेल के अंदर प्रेजेंट साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट जो फ्लूइड है, जो लिक्विड है, वो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोप्लाज्म। तो दोनों को कंबाइंड में बोलेंगे प्रोटोप्लाज्म। तो प्रोटोप्लाज्म में इसको कहते हैं अपन। नेक्स्ट देख लेते हैं जो न्यूक्लियस ऑर्गेनल्स के अंदर यहाँ पर एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। जो एनवेलोप है, जो न्यूक्लियोसोल है, उसके अंदर जो सॉलिड मटेरियल दिख रहा है, एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एंटेंगल स्ट्रक्चर, यानी कि उलझी हुई स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है। एक उलझी हुई स्ट्रक्चर है
जो कि घूमी धागे को जैसे उलझाते थे, उस तरीके से एक बिखरी हुई स्ट्रक्चर इस न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं क्रोमेटिन। क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन। यानी कि क्रोमेटिन किसके अंदर प्रेजेंट है? न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर क्रोमेटिन प्रेजेंट है, जो कि एक धागे को अगर बिखेर दिया जाए तो उस तरीके से ये स्ट्रक्चर अपने को यहाँ न्यूक्लियस के अंदर दिखाई पड़ती है, वो है क्रोमेटिन। क्रोमेटिन कंपोज्ड ऑफ डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन। जो क्रोमेटिन है वो एक तरीके से डीएनए, आप इसको डीएनए भी बोल सकते हो, क्रोमेटिन को आप डीएनए भी बोल सकते हो। ये एक तरीके से डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म होती है डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबो न्यूक्लिक एसिड। तो ये डीएनए एंड हिस्टोन प्रोटीन जो होता है, एक प्रोटीन होता है हिस्टोन नाम, वो प्रोटीन से मिलकर ये क्रोमेटिन बने होते हैं। इट इज एंटेंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, यानी कि ये बिखरी हुई उलझी हुई धागे के समान स्ट्रक्चर होती है। कौन? क्रोमेटिन। क्रोमेटिन जो होता है एक तरीके से इसको आप क्रोमोसोम भी बोल सकते हो। क्रोमेटिन से ही क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो बनते हैं। क्रोमोसोम्स नाम सुना है आप सबने कि क्रोमोसोम्स, इतने क्रोमोसोम्स ह्यूमन बॉडी में होते हैं, ठीक है। जैसे ह्यूमन बॉडी के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। तो वो जो क्रोमोसोम्स है वो क्रोमेटिन से ही मिलकर कंपोज्ड होते हैं। अगर यहाँ एक स्ट्रक्चर देखते हैं अपन साइड में, इस तरीके से एक स्ट्रक्चर देखते हैं क्रोमोसोम्स की, ये इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है। ये बाद में इस रूप में ये चेंज हो जाती है। तो ये जो स्ट्रक्चर इस तरीके से जब बन जाती है तो अपन इनको क्या बोलते हैं? क्रोमेटिड बोलते हैं इनको। ये पार्ट्स बन जाता है, यानी आइडेंटिकल एक कॉपी बन जाती है, इनको बोलते हैं क्रोमेटिड। क्रोमेटिड। और ये पूरा क्या होता है? क्रोमोसोम्स। इनको क्या बोलते हैं? ये पूरी स्ट्रक्चर किसकी होती है? क्रोमोसोम। जो ये क्रोमोसोम्स होते हैं वो क्रोमेटिन से ही मिलकर बनते हैं। यानी कि जब सेल डिवीज़न होता है, जब सेल डिवाइड होती है, उसमें की फेज़ होती है इंटरफेज। इंटरफेज के अंदर ये जो एक रेस्टिंग फेज़ होती है सेल डिवीज़न के अंदर, इंटरफेज, फिर आती है प्रोफेज, फिर आती है मेटाफेज, फिर आती है एनाफेज, फिर आती है टीलोफेज। ये एक सेल डिवीज़न, जब बॉडी ग्रोथ करती है, सेल डिवाइड होती है, बॉडी रिपेयर होती है, कोई सेल डैमेज हो जाती है तो वहाँ सेल डिवीज़न होता है। तो ये उसकी फेजेज है जो सेल डिवाइड होती है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। तो जो उससे पहले एक इंटरफेज होती है, प्रोफेज से पहले जो इंटरफेज होती है, उसके अंदर जो ये थ्रेड लाइक जो स्ट्रक्चर होती है, ये क्या करती है? एक कॉपी तैयार करती है और वो किस तरह रूप में हो जाती है? क्रोमेटिड्स बना लेती है। ये क्या बना लेती है? क्रोमेटिड्स। यानी कि ये धागे नुमा जो स्ट्रक्चर होती है, ये मिलके इस तरीके से, फिर इस तरीके से आके एक स्ट्रक्चर बना लेती है। यानी कि डबल कॉपी बन जाती है, सिंगल जो होती है फिर उसकी एक और कॉपी तैयार हो जाती है। तो ये जो कहलाती है, ये क्रोमेटिड बोलते हैं, इसको बोलते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। यानी कि ये क्रोमेटिड, ये क्रोमेटिड, तो ये होते हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो ये सेल डिवीज़न में पढ़ेंगे कि सेल डिवीज़न किस तरीके से होता है। तो अभी बेसिक देखें तो ये क्या कहलाता है? क्रोमेटिड्स। यानी कि कहने का मतलब ऑल ओवर ये है कि जो क्रोमेटिन है, ये थ्रेड नुमा जो स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियोप्लाज्म में प्रेजेंट है, ये डीएनए से और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है, और ये क्रोमेटिन से ही क्रोमोसोम्स बनते हैं। क्रोमेटिन से ही क्या बनते हैं? क्रोमोसोम्स। इनको आप डीएनए भी कह सकते हो। जैसे ये क्रोमोसोम है कोई, या आपने क्रोमोसोम्स पढ़े, ये कोई क्रोमोसोम है। इसको अगर इस तरीके से देखें, क्रोमोसोम्स को अगर खींचते हैं तो ये क्या बन जाता है? डीएनए। और फिर इसको और खींच लिया जाए तो ये बन जाता है
जीन, क्या बन जाता है? जीन। तो क्रोमोसोम्स को खींचा जाए तो उसमें क्या दिखेगा? डीएनए, उसको उस पार्ट को बोलेंगे डीएनए, और डीएनए को अगर खींचा जाए तो उसको बोलेंगे जीन। तो कहने का मतलब यह है क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो किससे मिलकर कंपोज्ड होते हैं? डीएनए से या जीन से। जीन आपने सुना होगा, जो कि न्यूक्लियस ही पढ़ रहे हैं अपन। न्यूक्लियस क्या एक फंक्शन करता है कि न्यूक्लियस के अंदर अगर जीन प्रेजेंट है तो ये क्या करते हैं? हेरिडिटरी जो कैरेक्टरिस्टिक है उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते हैं, यानी कि आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम कौन करते हैं? ये जीन या ये डीएनए। ठीक है, तो ये क्या काम होता है इनका? एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ये क्या होते हैं? ट्रांसफ़र होते हैं। कौन? ये जीन। तो ये जो पेरेंटल सेल है, जो पेरेंट्स है, तो उनमें जो डॉटर सेल होगी वो कैरेक्टरिस्टिक, वो लक्षण जो होंगे वो उस डॉटर सेल के अंदर चले जाते हैं। यानी कि पेरेंट्स से उसकी जो पेरेंट्स जो है उसके बच्चे जो होंगे उनके अंदर वो जो जीन है ये क्या होंगे? ट्रांसफ़र हो जाएंगे जब सेल डिवीज़न होता है। तो उस दौरान ये जीन ही क्या करते हैं? आनुवंशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में, हेरिडिटरी जो कैरेक्टर होते हैं उनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करते हैं। तो ये होता है क्रोमेटिन। और ये क्रोमेटिन से ही क्रोमेटिड बनते हैं। बाद में आइडेंटिकल कॉपी तैयार होती है जब सेल डिवीज़न होता है तो उसमें आता है। तो ये आप ऑल ओवर कहें तो क्रोमेटिन बोल सकते हो, इनको डीएनए बोल सकते हो। क्रोमेटिन डीएनए से ही मिलकर बने हुए हैं। ठीक है, और ये बाद में जब होते हैं, ये आगे जब सेल फेज चलती है तो ये क्रोमोसोम्स में चेंज होते हैं। तो यही क्या होता है? क्रोमेटिन या क्रोमोसोम्स आगे जाके बनाते हुए, या इनको डीएनए भी कह सकते हो। तो ये क्या है? न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म होता है, उसके अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। आगे देखते हैं नेक्स्ट। देखते हैं न्यूक्लियोलस देखते हैं, जो इसका थर्ड पार्ट है न्यूक्लियस का, न्यूक्लियोलस, उसके बारे में डिस्कशन करते हैं। न्यूक्लियोलस जो है, जिस तरीके से सेल का ब्रेन जो होता है न्यूक्लियस होता है, उसी तरीके से जो न्यूक्लियोलस है वो किसका ब्रेन है? न्यूक्लियस का। तो ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, ये न्यूक्लियस का ब्रेन हो गया। ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस, इट कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन एंड आरएनए। ये किससे मिलकर बना होता है? आरएनए एंड प्रोटीन का। जो आरएनए उसकी फुल फॉर्म है राइबोन्यूक्लिक एसिड। राइबोस न्यूक्लिक एसिड। राइबोन्यूक्लिक एसिड आरएनए। तो ये किससे मिलकर बना होता है? प्रोटीन एंड आरएनए से। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स विच हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन इनसाइड द सेल। ये क्या करता है? राइबोसोम्स के फॉर्मेशन में हेल्प करता है। जो कि किसके फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं ये राइबोसोम्स? प्रोटीन के फॉर्मेशन में। अपन ने पहले सेल ऑर्गेनेल्स जब पढ़ा था तब पढ़ा था कि राइबोसोम जो होता है प्रोटीन फैक्ट्री होता है, किसका? सेल का। तो सेल का जो प्रोटीन फैक्ट्री होता है राइबोसोम्स होता है। तो राइबोसोम्स क्या काम करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो ये क्या करता है? फॉर्मेशन करता है राइबोसोम्स के अंदर। इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ राइबोसोम्स का फॉर्मेशन करता है। और राइबोसोम्स क्या करता है? प्रोटीन का सिंथेसिस करने में हेल्प करता है सेल के अंदर। न्यूक्लियोलस क्या होता है इसमें? इट हैव mRNA एंड मेंटेन द प्रोटीन लेवल इन द सेल। न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियोलस के अंदर mRNA प्रेजेंट होता है। देखो न्यूक्लिक एसिड दो तरह के हैं इसमें, एक तो होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। न्यूक्लिक एसिड देखें तो दो है न्यूक्लिक एसिड। कितने हैं? दो न्यूक्लिक एसिड। एक तो होता है डीएनए और एक होता है आरएनए, डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो डीएनए तो अपन ने उसमें पढ़ा डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है जो डीएनए होता है।
ये डबल होता है, डबल हेलिक्स इसको बोलते हैं इस तरीके से। तो डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है कौन, डीएनए, जबकि आरएनए सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है, यानी कि सिंगल में ही होता है आरएनए। आरएनए क्या होता है, सिंगल स्ट्रक्चर होती है, सिंगल हेलिक्स स्ट्रक्चर। और ये क्या होता है, डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर होती है डीएनए। तो डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड और एक होता है आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसमें बताया गया है इट हैव एमआरएनए एंड मेंटेन द प्रोटीन लेवल इन द सेल। जो न्यूक्लियोलस होता है उसके अंदर एमआरएनए होता है। जो आरएनए होते हैं ये आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये तीन होते हैं, तीन टाइप के यहाँ पर। एक तो होता है एमआरएनए, एमआरएनए, एक होता है टीआरएनए, एक होता है आरआरएनए, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए और राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरएनए। तो मैसेंजर आरएनए ये कहाँ होता है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए जो कि मैसेज देता है। मैसेंजर का मतलब होता है मैसेज देने वाला। तो मैसेज जो एमआरएनए जो होता है मैसेंजर आरएनए, वो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोलस के अंदर। और जो टीआरएनए होता है वो कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म में। कहाँ प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर। कौन, टीआरएनए, ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड। और मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। और जो आरआरएनए होता है वो प्रेजेंट होता है सरफेस पे। किसके सरफेस पे, एट द सरफेस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एट द सरफेस ऑफ ईआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के ऊपर आरआरएनए प्रेजेंट होता है। तो तीन टाइप के यहाँ पे आरएनए होते हैं, एमआरएनए मैसेंजर राइबोन्यूक्लिक एसिड, ट्रांसफर टीआरएनए ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरआरएनए राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड। तो जब प्रोटीन बनाना होता है तो एमआरएनए क्या होता है, जो न्यूक्लियोलस के अंदर प्रेजेंट है वो मैसेज देता है किसको, टीआरएनए को, ट्रांसफर राइबोन्यूक्लिक एसिड। ये मैसेज जाता है एमआरएनए से टीआरएनए के पास, और टीआरएनए क्या करता है, उस मैसेज को लेकर कहाँ पहुंचा देता है, आरआरएनए के पास, राइबोसोमल राइबोन्यूक्लिक एसिड के पास। आरआरएनए के पास मैसेज जाने के बाद जो राइबोसोम्स होते हैं वो क्या करते हैं, प्रोटीन का सिंथेसिस करने लग जाते हैं। यानी आरआरएनए क्या करता है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। तो आरआरएनए के पास जैसे ही मैसेज आता है तो राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोटीन का सिंथेसिस करने लग जाते हैं। तो ये मैसेज जो फाइंड आउट होता है किसके थ्रू होता है, कहाँ पता चलता है, एमआरएनए, यानी मैसेंजर आरएनए को पता लग जाता है कि प्रोटीन का सिंथेसिस कब करना है। तो जैसे ही एमआरएनए के पास मैसेज जाता है कि प्रोटीन का सिंथेसिस करना है बॉडी के अंदर, तो ये ट्रांसफर आरएनए के थ्रू कहाँ पहुँच जाता है, ट्रांसफर आरएनए इसको कहाँ ले जाता है, आरआरएनए के पास, और वहाँ जाने के बाद में प्रोटीन का सिंथेसिस होने लग जाता है, जो कि ईआर की सरफेस पे प्रेजेंट अपने पढ़ा था। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो होता है वो क्या काम करता है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, क्योंकि वहाँ पर राइबोसोम्स जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं उसकी सरफेस के ऊपर। तो रफ एंडोप्लाज्मिक इस तरीके से प्रोटीन का सिंथेसिस करता है। तो प्रोटीन का सिंथेसिस तो करते हैं ये, लेकिन ये जब जरूरत पड़ती है तब इनके पास मैसेज आते हैं इन आरएनए के थ्रू, एमआरएनए से मैसेज टीआरएनए के पास पहुंचता है, टीआरएनए ट्रांसफर करता है मैसेज को एमआरएनए से किसके ऊपर, आरआरएनए के पास। तो ट्रांसफर यानी कि ये इसने मैसेज को कहाँ कर दिया, मैसेंजर मतलब मैसेज दिया उसने ट्रांसफर को, और उसने ट्रांसफर कर दिया किससे, एमआरएनए से कहाँ पर, आरआरएनए के पास, कि प्रोटीन का सिंथेसिस करना है। और आरएनए क्या करवाता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाता है बॉडी के अंदर। तो इस तरीके से क्या करता है, न्यूक्लियोलस एक तरीके से क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करवाने का काम भी करता है। यानी कि ये क्या करता है, प्रोटीन निर्माण में भी ये हेल्पफुल है। कौन, न्यूक्लियोलस। तो ये थर्ड पॉइंट था, इसका जो थर्ड पार्ट था ये था न्यूक्लियोलस। तो ये ऑल ओवर
जो आज अपन ने पढ़ा ये था न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के 3 पार्ट पढ़े, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, उसके अंदर सेकंड आता है न्यूक्लियोप्लाज्म, जो जिसके अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या कहते हैं, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थी, जिसको बोलते हैं अपन क्रोमेटिन। क्रोमेटिन डीएनए से मिलकर बने हुए होते हैं, उन्हीं के ऊपर जीन होते हैं, यानी कि उन्हीं को क्रोमेटिन से ही जो होते हैं क्रोमोसोम्स बनते हैं। जब डीएनए को और विजुअलाइज किया जाता है अंदर से और डीपली देखते हैं तो जीन होते हैं। ये जीन क्या करते हैं, हेरिडिटरी कैरेक्टर को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचाने का काम करते हैं। उसके बाद में अपन ने देखा न्यूक्लियोप्लाज्म के बाद में न्यूक्लियोलस, जो कि एक तरीके से प्रोटीन का निर्माण करने में हेल्पफुल होता है। कौन, न्यूक्लियोलस। तो ये ऑल ओवर देखें तो न्यूक्लियस जो होता है कंट्रोलर होता है किसका, सेल का। सेल डिवीजन में भी न्यूक्लियस हेल्प करता है। एक पॉइंट है यहाँ पर कि बॉडी के अंदर एक ऐसी सेल है जिसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। कौन सेल है वो, आरबीसी। आरबीसी के अलावा सभी सेल में न्यूक्लियस होता है, लेकिन आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस नहीं होता है, नो न्यूक्लियस प्रेजेंट, यानी कि आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है। तो आरबीसी जो होती है क्या होती है, अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियस क्योंकि सेल डिवीजन में भी हेल्प करता है, यानी क्रोमोसोम्स के थ्रू ये क्रोमेटिड्स बनते हैं। ये बाद में जो क्रोमेटिन जो पढ़ रहे थे अपन, वो क्रोमेटिड्स बनाते हैं, फिर बाद में ये क्रोमोसोम्स में चेंज हो जाते हैं और ये क्या करते हैं, फिर सेंट्रियोल्स के थ्रू इसमें डिवीज़न होता है, सेल डिवीज़न। वो कुछ इनकी जो होती है स्टेजेस होती है, उनमें सेल डिवीज़न होता है 1 बाय 1 जो प्रोसेस होती है इसकी। प्रोफेज, मेटाफेज में क्या होगा, एनाफेज में क्या होगा, टीलोफेज में क्या होगा। तो उसमें ये बहुत हेल्प करता है। कौन, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर ही क्रोमोसोम्स होंगे, तो सेल डिवीज़न में इनका रोल होता है सबका। तो आरबीसी के अंदर जो है ह्यूमन बॉडी के अंदर जो सेल है आरबीसी, जो कि ब्लड का निर्माण करती है, उसमें आरबीसी में न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता है, वो नॉन न्यूक्लिएटेड होती है, यानी कि उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है। वो एक बार डिस्ट्रक्शन हो जाता है उसका, तो वो नहीं बन पाती, यानी कि उसमें सेल डिवीज़न नहीं होगा आरबीसी सेल के अंदर। ठीक है, तो ये होता है न्यूक्लियस, जो ऑल ओवर अपने न्यूक्लियस के बारे में पढ़ा। ओके, ये सारे सेल के जो पार्ट्स थे, जो सेल की स्ट्रक्चर अपन ने पढ़ रहे थे, वो यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है। तो ये आप देख सकते हो, इनका एक स्क्रीनशॉट चाहे तो आप ले सकते हो। अब ये जो चैप्टर है, ये जो टॉपिक अपन पढ़ रहे थे, वो कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू।